हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अक्षमता वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में इससे संबंधित 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या देखा था। अब हम लोग आज की क्लास में इससे थोड़ा सा हाई लेवल के, यानी पिछली क्लास में जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा लेवल उनका थोड़ा नीचे था, आज की क्लास में थोड़ा सा उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को कराए जा रहे हैं किसी न किसी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। और फिर जो यूजीसी नेट वाली क्लास मैंने कराई हुई है उस क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको बहुत डिटेल में देख सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और समझाया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में और भी किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 16वां क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेषता केवल अनुप्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च की है। यानी यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं और कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है अप्लाइड रिसर्च की होती है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञान सिद्धांतों को बढ़ाना, दूसरा दिया गया है अमूर्त अवधारणाओं का परीक्षण करना, तीसरा दिया गया है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान देना और चौथा दिया गया है वैज्ञानिक पद्धति को नकारना। तो देखिए पिछली क्लास में भी हम लोगों ने अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और जो मैंने क्लासेस कराई हैं उसमें बताई हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो देखिए ज्ञान सिद्धांत को बढ़ाने के लिए नहीं, अमूर्त अवधारणाओं का परीक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए ये जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अप्लाइड रिसर्च किया जाता है, अनुप्रयुक्त शोध किया जाता है। इसकी व्याख्या क्या है कि अनुप्रयुक्त शोध जो है वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ये सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ वर्तमान में जो समस्याएं रहती हैं उनको सॉल्व करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या है, पूछा जा रहा है कि शोध प्रस्ताव यानी रिसर्च प्रपोजल का कौन सा घटक यह स्पष्ट करता है कि शोध क्यों किया जा रहा है। यानी जब कोई स्टूडेंट पीएचडी करने जाता है तो अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करता है, तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है उसमें पूछा जा रहा है कि उसका कौन सा घटक, कौन सा कंपोनेंट यह स्पष्ट करता है कि रिसर्च क्यों किया जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है साहित्य की समीक्षा वाला पोर्शन, दूसरा दिया गया उद्देश्य और महत्व वाला पोर्शन, तीसरा दिया गया है कार्य प्रणाली यानी इसकी मेथोडोलॉजी जो होती है वो, या अनुसंधान की सीमाएं या लिमिट्स यानी लिमिटेशन जो होती है वो। तो देखिए जब किसी रिसर्च प्रपोजल को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका जो साहित्य की समीक्षा वाला खंड है ये स्पष्ट नहीं करता है क्यों किया जा रहा है, बल्कि क्या करता है कि उद्देश्य और महत्व वाला जो कंपोनेंट होता है वो यह बताता है कि यह रिसर्च जो है किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, बाकी जो कार्य प्रणाली है वो ये नहीं बताती है कि रिसर्च क्यों किया जा रहा है कार्य प्रणाली, बल्कि ये बताती है कि रिसर्च किस तरीके से किया जाएगा। और अनुसंधान की लिमिटेशंस जो होती है ये भी ये नहीं बनाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उद्देश्य और महत्व यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, उद्देश्य और महत्व। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि शोध के उद्देश्य और महत्व में
यह वर्णन किया जाता है कि शोध क्यों किया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का एक प्रमुख नैतिक मुद्दा नहीं है। यानी शोध नैतिकता से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पॉइंट है जो शोध की नैतिकता का मुद्दा नहीं है। तो पहला देखिए क्या दिया गया है, प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा, ये शोध की नैतिकता का मुद्दा है। दूसरा दिया गया है सहमति प्राप्त करना, ये भी देखिए शोध की नैतिकता का मुद्दा है। शोध निष्कर्षों को गलत रूप में प्रस्तुत करना, ये भी देखिए नैतिकता के मुद्दे से रिलेटेड होता है, शोध निष्कर्ष को गलत रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया गया है शोध का समय प्रबंधन करना, तो देखिए समय प्रबंधन जो है शोध की नैतिकता का मुद्दा नहीं होता है। यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं ये क्या हैं, आपके शोध की नैतिकता के मुद्दे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, शोध का समय प्रबंधन करना। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या होगा, डी, शोध का समय प्रबंधन करना। इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देख लीजिए। शोध का समय प्रबंधन शोधकर्ता की योजना से जुड़ा विषय है, नैतिकता का नहीं है। यानी ये प्लानिंग में आता है समय प्रबंधन, नैतिकता में नहीं आता है। नैतिक मुद्दे प्रतिभागियों की सुरक्षा और डेटा की सत्यता से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा डाटा संग्रह की एक द्वितीयक विधि, सेकेंडरी मेथड मानी जाती है। यानी रिसर्च की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो द्वितीयक डाटा कलेक्शन का एक रूप, प्रोसेस माना जाता है, यानी द्वितीयक विधि मानी जाती है। तो देखिए डाटा कलेक्शन दो तरीके से होता है, प्राथमिक विधि और द्वितीयक विधि। तो इसमें द्वितीयक विधि पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, साक्षात्कार। दूसरा है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। तीसरा है प्रश्नावली और चौथा है सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन। तो ऊपर के जितने तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये देखिए प्राथमिक है, यानी ये प्राथमिक विधि में होती है। यानी किसी का इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चनेयर तैयार करना, ये सब कौन सी विधि में आती है, प्राथमिक विधि में आती है। नीचे वाला जो ऑप्शन है सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन करना, ये किस में आता है, द्वितीयक में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन। यानी राइट आंसर क्या होगा, डी। देखिए आंसर होगा डी, सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जब डेटा पहले से उपलब्ध स्रोतों जैसे किसी रिपोर्ट, किसी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या वेबसाइट आदि से लिया जाता है तो उसे द्वितीयक डेटा कहा जाता है। यानी द्वितीयक डेटा नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज पहले से कोई चीज छपी है, कोई चीज कही गई है, उसके आधार पर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो द्वितीयक हो जाएगा। और प्राथमिक का मतलब खुद से जाके डाटा एकत्रित करना, डायरेक्टली अपने से करना, वो हो जाता है प्राथमिक। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि शोध के किस चरण में शोधकर्ता रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की जांच करता है। यानी शोध करते समय कौन सा ऐसा स्टेज है, कौन सा ऐसा स्टेप्स है जिसमें शोधकर्ता अपने शोध की विश्वसनीयता और वैधता की जांच करता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया शोध विषय चयन करते समय, दूसरा डेटा संग्रह से पहले, तीसरा दिया गया डेटा विश्लेषण के दौरान और चौथा दिया गया है निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए शोध विषय का चयन करते समय ये नहीं शोधकर्ता तय करता है कि उसकी विश्वसनीयता और वैधता क्या होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डेटा संग्रह से पहले भी ये सब नहीं किया जाता है। कब किया जाता है, डेटा के विश्लेषण के दौरान। यानी जब कोई रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर लेता है तो जब उसका एनालिसिस करने लगता है तो उस समय वह अपने शोध की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता और वैलिडिटी यानी वैधता की जांच करता है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन सही होगा। बाकी निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण में भी नहीं किया जाता, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, डेटा विश्लेषण के दौरान। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डेटा विश्लेषण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयोग की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और वैधता, वैलिडिटी बनी हुई है ताकि निष्कर्ष सही हो। यानी एनालिसिस करते समय ही ये सब देख लिया जाता है, क्योंकि बाद में जब कंक्लूजन, निष्कर्ष आए तो उसमें ये सब चीजें मौजूद हो और निष्कर्ष सही हो। ठीक, चलो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट के आधार पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनमें हमको सही चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि शोध की प्रक्रिया में हाइपोथेसिस हमेशा अनिवार्य होता है। हाइपोथेसिस से रिलेटेड देखिए पिछले सेशन में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी शोध या किसी भी रिसर्च का एक अनुमानित सॉल्यूशन, ये अनुमानित होता है, कोई गारंटी नहीं है कि उसी तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, इसीलिए इसको परिकल्पना या उपकल्पना भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दिया गया है, शोध में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या क्या दिया गया है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों सही है और दोनों गलत। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ क्या कह रहा है कि शोध की प्रक्रिया में हाइपोथेसिस हमेशा, मैंने उस दिन आप लोग को क्या बताया था, जब भी इस तरह से कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए और उसमें अगर केवल लिखा हुआ है, अगर हमेशा लिखा हुआ है, तो इस तरीके से, या कभी कभी लिखा हुआ है, तो इस तरह के जो वर्ड हैं इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आपके यही वर्ड जो हैं उस स्टेटमेंट को सही गलत ठहराते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है कि शोध की प्रक्रिया में हर तरह से शोध में हाइपोथेसिस का उपयोग किया जाए, कोई जरूरी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे शोध होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस अनिवार्य नहीं होती है। दूसरा देखिए दिया है, शोध में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने आवश्यक होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी शोध को करते समय उसकी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी नहीं बनाए रहेंगे तो फिर शोध सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार यानी हमारा जो ये स्टेटमेंट 1 है ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 राइट है। अब देखिए यहाँ लिखा है केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। दोनों गलत, दोनों सही, ये भी नहीं, केवल कथन दो सही है, केवल कथन एक गलत। ठीक, यानी हमारा इसमें स्टेटमेंट 2 सही है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए आंसर क्या है, आंसर बी है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि शोध में वस्तुनिष्ठता आवश्यक है, लेकिन हर प्रकार के शोध में हाइपोथेसिस आवश्यक नहीं होता है। विशेष रूप से गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव या अन्वेषणात्मक यानी एक्सप्लोरेटिव शोध में ये जरूरी नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट टाइप का ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, सांख्यिकीय निष्कर्षों की वैधता अनुसंधान डिजाइन की शुद्धता पर निर्भर करती है। दूसरा दिया गया है, शोध में उपयोग की गई विधियां अनुसंधान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन क्या है देखिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, एक सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए पहला क्या दिया है, सांख्यिकीय निष्कर्ष यानी स्टैटिस्टिक्स कंक्लूजन जो होते हैं वो देखिए अनुसंधान की वैधता की डिजाइन की शुद्धता पर निर्भर करे, यानी जो स्टैटिक्स कंक्लूजन है वो जो उनकी वैधता होती है वो अनुसंधान की डिजाइन पर, यानी अनुसंधान का डिजाइन किस तरीके से है उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है, यानी ये चीज सही है।
दूसरा स्टेटमेंट देखिए दिया है, शोध में उपयोग की गई विधियां अनुसंधान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती हैं, ये गलत हो जा रहा है। ये विधियां जो है शोध की या अनुसंधान की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं, यानी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, केवल एक सही है यानी राइट हो जाएगा, केवल दो सही है रॉन्ग, दोनों सही हैं, एक सही दो गलत, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये देखिए एक दूसरे से मिलते जुलते, यहाँ देखिए क्या है, केवल एक सही है, यहाँ देखिए एक सही दो गलत, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर जो ए ही होगा, ठीक है। यहां दिया गया है सही उत्तर डी है, यानी केवल एक सही है या दूसरा गलत है। देखिए अनुसंधान की डिजाइन और विधियां दोनों ही निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, यानी कथन दो जो है गलत, स्टेटमेंट वन केवल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी देखिए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। देखिए यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट टाइप के आते हैं, और उन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको सही कथन का चयन करना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि गुणात्मक शोध में शोधकर्ता डेटा का उपकरण होता है। दूसरा दिया गया है स्टेटमेंट कि मात्रात्मक शोध में शोधकर्ता निष्पक्ष पर्यवेक्षक होता है, ठीक। ऑप्शन वही दिया उसी तरह से, केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। अब देखिए जो भी गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है उसमें जो रिसर्चर होता है वो डेटा का एक उपकरण होता है, यानी डेटा का एक टूल्स होता है। ये बात देखिए सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, मात्रात्मक शोध में शोधकर्ता यानी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें जो रिसर्चर होता है वो निष्पक्ष पर्यवेक्षक होता है। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है केवल एक, ये गलत हो जाएगा, दूसरा केवल दो गलत हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, दोनों सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखिए राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, गुणात्मक शोध में शोधकर्ता ही प्रेक्षण और विश्लेषण का उपकरण होता है, जबकि मात्रात्मक शोध में निष्पक्षता बनाए रखी जाती है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं, उनको सही तरीके से आप क्रोनोलॉजिकली जो है इसको व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो देखिए रिसर्च स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च की सबसे पहली मूल बात होती है। यानी रिसर्च किस किस स्टेप में किया जाएगा, सबसे पहले क्या, सबसे उसके बाद क्या, ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पहला क्या दिया है, डेटा संग्रह, दूसरा दिया है समस्या की पहचान, तीसरा है निष्कर्ष, और चौथा है हाइपोथेसिस। यानी ये चारों चीजें किसी भी रिसर्च में की जाती हैं। तो इसमें से सबसे पहले कौन की जाती है, उसके बाद कौन की जाती है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया गया है कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, फिर दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर दिया गया चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, और फिर दिया गया दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। अब देखिए किसी भी रिसर्च को करने से पहले सबसे पहले क्या की जाती है, समस्या की पहचान, यानी समस्या क्या है, किस बात के लिए रिसर्च किया जाना है, ये जरूरी होता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, ये यानी दूसरा वाला जो है ये पहले होगा। फिर उसके बाद देखिए क्या किया जाएगा, जब समस्या की पहचान कर ली जाती है तो फिर किया जाता है उपकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण, ठीक। हाइपोथेसिस निर्मित की जाती है, यानी ये जो हो जाएगा चौथा वाला इसके बाद होगा। फिर तीसरा काम क्या किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी इसके बाद फिर क्या होगा, डेटा कलेक्ट होगा।
और फिर लास्ट में है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए हमारा इसमें दूसरा जो है पहले होगा, यानी देखिए यहाँ दिया है दूसरा, उसके बाद फिर देखिए ये चौथा जो है हमारा दूसरा होगा, यानी चौथा दिया है, पहला जो है ये तीसरा, ये यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा ए। बाकी देखिए ये सब जो है रॉन्ग है, यानी जिस ऑप्शन में दूसरा पहले दिया है उन दोनों को हमको देखना है, बाकी ये तो अपने आप रॉन्ग हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए इसमें हमको मिलाना, यहाँ तीसरा तीसरा सेम है, यानी हमको इन दोनों में मिलाना था, तो इन दिनों में हम लोग को क्या है कि जो चौथा है वो पहले आएगा और फिर उसके बाद पहला तीसरे स्थान। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका सही उत्तर ए है। और शोध की सामान्य बेसिक प्रोसेस में देखिए ये स्टेप्स अपनाए जाते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, उसके बाद डेटा का कलेक्शन किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष और व्याख्या। ठीक, चलिए आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शोध प्रकारों को उनके विकास के ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन से शोध के ऐसे प्रकार हैं जो अलग अलग समय पर ढूंढे गए थे और शुरू किए गए थे, शुरुआत इनकी कैसे हुई। तो पहला दिया गया है ऐतिहासिक शोध, दूसरा दिया गया है वर्णनात्मक शोध, तीसरा दिया गया है प्रयोगात्मक शोध और चौथा दिया गया है मिश्रित विधि शोध। ऑप्शन देखिए दिया गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में दिया दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन सी में दिया गया चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और ऑप्शन डी में दिया गया है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले जो शोध शुरू किया गया था वो ऐतिहासिक शोध, यानी ये पहला होगा। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक शोध हुआ था, ये दूसरा होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसके बाद शुरू हुआ था, ये तीसरा होगा। और मिक्स्ड रिसर्च जो है इसके बाद शुरू किया गया था, यानी चौथा होगा। यानी इसके अनुसार ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है यही स्टेप्स होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी हमारा ये राइट हो जाएगा। यानी पहला जिसमें सबसे पहले है वही सही होगा, बाकी में देखिए दूसरा, चौथा, तीसरा दिया है, यानी इसका मतलब ये सब क्या है, रॉन्ग है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसका व्याख्या देख लीजिए, सबसे पहले ऐतिहासिक शोध का विकास हुआ, फिर वर्णनात्मक, उसके बाद प्रयोगात्मक और हाल ही में मिश्रित विधियां यानी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव लोकप्रिय हुई। यानी इसमें कुछ ऐसे भी शोध शुरू किए गए हैं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एक साथ कराया जाए। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शोध विधियों को उनके विश्लेषण के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। यानी अब इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे रिसर्च मेथड हैं जो एनालिसिस के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी उनकी एनालिसिस के आधार पर इनको क्रमबद्ध करना है। तो देखिए पहला दिया गया है गुणात्मक विश्लेषण, दूसरा दिया गया है मात्रात्मक विश्लेषण, तीसरा दिया गया है त्रैतीयकरण यानी ट्रायंगुलेशन और चौथा दिया गया है अन्वेषणात्मक विश्लेषण। आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या पूछा है कि पहला में देखिए क्या दिया है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। और चौथे ऑप्शन में क्या दिया, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो देखिए अब देखिए इसमें हमको ये चीजों को क्रम से लगाना है। तो देखिए जो विश्लेषण निम्नलिखित शोध विधियां दिया गया है कि उनके विश्लेषण के आधार पर तो देखिए क्रमबद्ध करना है। तो जो अन्वेषणात्मक विश्लेषण होता है ये सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद फिर देखिए गुणात्मक विश्लेषण दूसरे स्थान पर होगा, फिर उसके बाद देखिए ये तीसरे स्थान पर होगा, ये होगा चौथे। यानी सबसे पहले अन्वेषणात्मक विश्लेषण, फिर गुणात्मक विश्लेषण, फिर उसके बाद मात्रात्मक विश्लेषण और फिर ट्रायंगुलेशन या तैत्रिकरण। ठीक है, अब उसके अनुसार देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें देखिए
चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी हमारा जो चौथा है वो सबसे पहले आएगा। तो चौथा ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब इन दोनों में हमको मिलाना है, यानी पहले चौथा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, गुणात्मक विश्लेषण यानी पहला, यानी ये वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट हो गया, क्योंकि दूसरा दे दिया है, यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी ए हमारा सही उत्तर। देखिए इसका सही आंसर क्या है, ए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि सामान्यतः शोध की जो शुरुआत होती है वो अन्वेषणात्मक विश्लेषण से की जाती है, उसके बाद फिर गुणात्मक और मात्रात्मक, और अंत में ट्रायंगुलेशन या त्रैत्रीकरण, जो दोनों को मिलाकर विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकेडमिक लेखन में प्रयुक्त देखिए वाइड संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखिए ये आपका संक्षिप्त शब्दों से, एब्रिविएशन से रिलेटेड है, और मैंने विभिन्न प्रकार के संक्षिप्त शब्दों के बारे में अपना जो यूजीसी नेट वाला प्लेलिस्ट है उसमें क्लास करवाई हुई है। तो आपके इस यूजीसी नेट के एग्जाम में संक्षिप्त शब्दों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो जितने भी संक्षिप्त वाले प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाइड यानी देखिए जो शब्द दिया रहता है संक्षिप्त रूप में, उसका क्या अर्थ होता है किसी भी रिसर्च में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला अगेंस्ट यानी विरुद्ध, दूसरा दिया विथ यानी चौड़ाई, तीसरा दिया गया रेफर टू संदर्भ, चौथा दिया गया नेमली या नामतः। तो देखिए जो वाइड शब्द है संक्षिप्त रूप में, ये विरुद्ध के लिए नहीं उपयोग होता है, चौड़ाई के लिए नहीं होता है, बल्कि किसके लिए होता है, संदर्भ के लिए यानी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल है। नामली या नामतः के लिए नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, देखिए इसका उपयोग होता है संदर्भ रेफरेंस के लिए। यह शब्द देखिए एकेडमिक लेखन में प्रयुक्त देखिए वाइड के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। शेष शब्द जो है असंगत, ठीक, बाकी चीजें जो है गलत है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी देखिए ये संक्षिप्त शब्दों से ही, एब्रिविएशन से ही रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकेडमिक लेखन में प्रयुक्त एंटी के संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसको एंटी कहेगी या एंट कहेगी। तो यह शब्द जो है संक्षिप्त रूप में कहाँ पर एकेडमिक लेखन में उपयोग होता है, इसका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन दिया गया एनोनिमस यानी अनामक, दूसरा दिया गया है बिफोर यानी पहले, तीसरा दिया गया आफ्टर यानी बाद में, और चौथा दिया है एंड अदर्स और अन्य के लिए। तो देखिए एंड शब्द का प्रयोग अनामक के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसके लिए करते हैं, पहले के लिए। आफ्टर यानी बाद में के लिए भी नहीं करते हैं, एंड अदर्स और अन्य के लिए भी नहीं करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, प्रश्नानुसार जो एंट शब्द है, एंटी का उपयोग संक्षिप्त अर्थ पहले होता है और इसका प्रयोग एकेडमिक लेखन में किया जाता है। ठीक, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए जो है रिसर्च के जो शोध से संबंधित जो चोरी होती है, जिसको प्लेजरिज्म कहा जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि शोध चोरी या साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी उपयोग की जाती है, तो इसमें से आपको पहचान करके बताना है। 4 सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है, जिसमें देखिए पहला दिया गया है मेंडली, दूसरा दिया गया है टर्निटिन, तीसरा दिया गया है कंपाइलर, और चौथा दिया गया है ऑथेंटिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया उसके आधार पर हमको चुनना है कि केवल एक ए और बी, ए बी और सी, केवल ए बी और डी, केवल बी और डी। अब देखिए जो मेंडली है ये साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म का पता लगाने के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, बल्कि टर्निटिन किया जाता है। कंपाइलर भी नहीं किया जाता है। ऑथेंटिकेट
का उपयोग साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी देखिए हमारा पहला ये गलत है, यानी जिन जिन ऑप्शन में ए दिया रहेगा वो हमारा अपने आप ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। देखिए यानी इसमें भी ए दिया है, इसको भी रॉन्ग, इसमें भी ए दिया, ये भी रॉन्ग, इसमें भी ए दिया है, ए भी रॉन्ग, और हमारा जब ए के बगैर बी और डी दिया यानी सी और ए रॉन्ग है हमारा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी टर्निटिन और ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किया जाए। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर टर्निटिन और ऑथेंटिकेट है, जबकि मेंडले का उपयोग देखिए शोध पत्रों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, साझा करने के लिए किया जाता है, और लेखों के लिए ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए किया जाता है। जबकि कंपाइलर एक या अधिक संगठक क्रमादेशों का समुच्चय होता है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदलता है। यानी इसका उपयोग एक कंप्यूटर की भाषा से दूसरे कंप्यूटर की भाषा को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस तरीके से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यानी कुल मिलाकर हम लोगों ने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन को देखा, तो इसके बाद के और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और मैं इस जो यूनिट से आपको 50-51 क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चंस जब आप डिफरेंट तरीके के किसी यूनिट से देख लेंगे, कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संदर्भांकन की एपीए शैली के अनुसार निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। यानी यहाँ देखिए रेफरेंस की दो शैलियां उपयोग की जाती हैं, एपीए और एमएलए। तो यहाँ पूछ रहा है एपीए के बारे में। इन सबको भी देखिए मैंने अपनी जो नेट वाली प्लेलिस्ट है, क्लास है, जब पहले मैंने पढ़ाया था तो इन सबको डिटेल में आप लोग को बताया है और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से बताया। तो एपीए और एमएलए होती है। एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और दूसरा होता है एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इसके अनुसार कहा जा रहा है कि संदर्भ जो लिखा जाता है किसी चीज का, तो उसका सबसे पहला अनुक्रम क्या होता है, यानी कौन सी सीरीज में लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, शोध आलेख का शीर्षक। दूसरा दिया गया है प्रकाशन का वर्ष। तीसरा दिया गया है जर्नल का नाम, और चौथा दिया गया है लेखक का नाम। अब कहा जा रहा है इसमें सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या, यानी कौन सा क्रम होगा। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए ABCD, दूसरा दिया गया ACDB, तीसरा दिया गया है DACB, और चौथा दिया गया है DBAC। तो देखिए एपीए शैली के अनुसार जब कोई रेफरेंस लिखा जाता है, संदर्भांकन किया जाता है, तो उसमें देखिए सबसे पहले लेखक का नाम ही लिखा जाता है, और लेखक के लास्ट नेम को पहले और पहले नेम को बाद में। जैसे मेरा नाम दीपक कुमार है तो कुमार दीपक, उसके बाद देखिए यानी हमारा सबसे पहले ये क्या लिखा जाएगा, ये तो लेखक का नाम। अब देखिए इसके बाद हमको क्या लिखा जाता है, इसके बाद इसमें प्रकाशन का जो है वर्ष लिखा जाता है, यानी इसके बाद क्या लिखा जाता है कि वह प्रकाशन यानी वह लेख जो है कब प्रकाशित किया गया था, यानी इसके बाद क्या होगा, ये दूसरा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा जाता है, प्रकाशन की वर्ष के बाद शोध का लेख या आलेख का शीर्षक, यानी किस नाम से वो लेख लिखा गया, और फिर लास्ट में लिखा जाता है वो किस जर्नल के द्वारा प्रकाशित हुआ है। यानी इस तरीके से ये सीरीज होती है। अब देखिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो जिसमें पहले होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया पहले, यानी ये रॉन्ग। इसमें भी देखिए सबसे पहले ए दिया यानी रॉन्ग। इन दोनों में देखिए डी दिया गया है, तो हमको देखना है, इनमें मिलाना है, यानी डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी, यानी ये पहला होगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, यानी ये होगा रॉन्ग, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए डी, एपीए स्टाइल जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा विकसित की गई है, इसका उपयोग लेखन और उद्धरण शैली यानी रेफरेंस संदर्भ के लिए उपयोग किया जाता है। यह खास करके मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इसमें देखिए पाठ में उद्धरण, इन टेक्स्ट साइटेशन और संदर्भ सूची में विस्तृत संदर्भ दोनों शामिल किए जाते हैं। यह शैली लेखकों को उनके काम में स्रोतों का उचित श्रेय देने और पाठकों को स्रोत खोजने में मदद करती है। आप लोग जब भी अपनी किताब पढ़ते होंगे तो किताब के लास्ट में देखिएगा, उसमें इसी प्रकार से रेफरेंस या संदर्भ सूची दी गई होती है और उसमें ये बताया गया होता है कि उस किताब के लेखक ने कौन कौन सी पुस्तकों का, कौन कौन से सोर्सेस का उपयोग करके ये पुस्तक लिखी है। तो उसी को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह शैली देखिए वैज्ञानिक पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए एक मानक के रूप में उपयोग की जाती है। तो देखिए संदर्भांकन की जो एपीए शैली है उसका सही अनुक्रम क्या है? अभी मैंने बताया आप लोग को, लेखक का नाम, उसके बाद प्रकाशन का वर्ष, उसके बाद शोध आलेख का शीर्षक, उसके बाद जर्नल का नाम। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, लेखक का अंतिम नाम पहले, उसके बाद फिर उसका पहला नाम यानी अंतिम नाम के बाद आद्याक्षर, उसके बाद देखिए प्रकाशन का वर्ष, फिर पुस्तक का शीर्षक और फिर प्रकाशक का नाम। उसी तरीके से देखिए जैसे जोन्स सीडी यानी सीडी जोन्स नाम रहा होगा तो पहले लास्ट नाम, उसके बाद पहला नाम, फिर प्रकाशन का वर्ष 2022, उसके बाद किताब का नाम सामाजिक विज्ञान का परिचय और फिर किस प्रेस से छपा है, यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो है एपीए शैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इनका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा और आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि ये रिसर्च वाला जो यूनिट है इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी प्रश्न तैयार किए हैं ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को शामिल करके हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको रिसर्च वाले यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़नी है और ये चीजें जरूर पढ़नी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।